और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जा रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 राज्य थे, 16 महाजनपद। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। जी। लेकिन फिर एक राज्य मगध ऐसा उभरा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया और भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल यह है कि आखिर मगध के पास ऐसा क्या था? यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। और मैं ये बता दूं कि ये विषय एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। हम सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उन वजहों की तह तक जाएंगे। वो भूगोल, वो अर्थव्यवस्था और वो सोच। बिल्कुल, वो सैन्य सोच जिसने मगध को अजेय बना दिया। क्योंकि साम्राज्य रातों रात नहीं बनते, उनकी नींव बहुत गहरी होती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और मगध के उन सभी पहलुओं को समझते हैं जहां से अक्सर परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से, हाँ। जब मगध बस 16 महाजनपदों में से एक था। तो उस समय का भारत आज जैसा नहीं था। 16 बड़े राज्य थे, महाजनपद। कुछ में राजा का शासन था, यानी राजतंत्र, और कुछ में गणतंत्र, जहां एक समूह मिलकर शासन करता था। ये एक तरह से उस समय के पावर सेंटर्स थे। बिल्कुल। और इसी दौर को द्वितीय शहरीकरण मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि हड़प्पा के बाद भारत में शहर एक बार फिर से इतने बड़े पैमाने पर बस रहे थे। और इन 16 में से 4 सबसे ताकतवर थे: मगध, कोसल, अवंती और वत्स। इनमें एक तरह की कह सकते हैं सुपर पावर बनने की होड़ लगी थी। और मगध कहाँ था? आज के बिहार में। हाँ, पटना और गया के आसपास का जो इलाका है। और इसकी पहली राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मजबूत गणतंत्र भी था, जो मगध के लिए एक बड़ी चुनौती था, वज्जी संघ। हाँ, और यहीं से हमारा आज का पहला सवाल जुड़ा है। ये सीधे सीधे परीक्षा में आ सकता है। पूछिए। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए। चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। मगध ही क्यों? इसके शक्तिशाली बनने के पीछे सिर्फ बहादुर राजा तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत आप कह सकते हैं इसकी जमीन, इसके खनिजों और इसकी लोकेशन में छिपी थी। तो इसको कैसे समझे? इसे समझने के लिए हम वजहों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी भूगोल। लोकेशन। हाँ, लोकेशन। मगध गंगा के बेहद उपजाऊ मैदान में था। इसका मतलब है खेती जबरदस्त होती थी। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा हो, तभी राजा एक बड़ी सेना रख सकता है, प्रशासन का खर्च उठा सकता है। बिल्कुल, इसी को हम कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। मतलब पेट भरा हो तभी आप जंग लड़ने की सोच सकते हैं। सही कहा। और सुरक्षा का क्या? क्या इसे कोई प्राकृतिक सुरक्षा भी मिली हुई थी? और चंपा जैसी नदियों से घिरा था। अच्छा। ये नदियां एक प्राकृतिक किले का, एक नेचुरल फोर्ट का काम करती थी। मतलब दुश्मन को हमला करने से पहले नदी पार करनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम था। और इसकी पहली राजधानी राजगृह, वो तो जैसे प्रकृति का बनाया हुआ एक किला थी। हाँ, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। जी, यानी उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी, तो क्या वो भी इतनी सुरक्षित थी? उससे भी ज्यादा। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर था। उसे जल दुर्ग या वाटरफोर्ट कहा जाता था। एक शहर जिसके 3 तरफ पानी की दीवार हो। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी वजह पर, आर्थिक ताकत। मगध के पास छोटा नागपुर के पठार की वजह से लोहे और तांबे के विशाल भंडार थे। और लोहा तो उस युग की टेक्नोलॉजी का सुपर हीरो था। हाँ, लोहे से बने बेहतर और मजबूत हथियारों ने मगध की सेना को एक बढ़त दे दी। और खेती में भी तो क्रांति आ गई होगी, लोहे के फाल वाले हल से। सही पकड़ा। गहरी जुताई होने लगी, जिससे पैदावार और बढ़ी। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक थी धान की रोपाई, यानी वेट पैडी कल्टीवेशन। अच्छा। इसमें धान के पौधे पहले नर्सरी में उगाकर फिर खेतों में लगाए जाते हैं। इससे फसल कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। उपजाऊ जमीन, लोहा, नई तकनीक, ज्यादा अनाज, और उस अनाज से एक बड़ी सेना और एक मजबूत प्रशासन को पालने की क्षमता। और फिर थे आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिनसे व्यापार करना बहुत आसान हो गया था। तो जमीन और पैसे की ताकत तो समझ आ गई, लेकिन इन सब का इस्तेमाल करने के लिए मजबूत लीडरशिप भी तो चाहिए। यहीं पर तीसरा कारण आता है, राजनीतिक और सैन्य शक्ति।
मगध को बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी राजा मिले। और उन्होंने ही भारत में पहली बार एक स्थायी सेना की नींव रखी। अ स्टैंडिंग आर्मी। ये वो सैनिक थे जो साल भर सेना में रहते थे और उन्हें बाकायदा नकद वेतन मिलता था। ये बहुत बड़ी बात थी। और मैंने सुना है कि युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल भी इन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू किया था। हाँ, ये उनका ट्रम्प कार्ड था। उस समय के युद्ध में हाथी एक जिंदा टैंक की तरह होते थे जो दुश्मन की सेना को रौंदते हुए निकल जाते थे और किलों के दरवाजे तोड़ देते थे। तो ये सारी चीजें मिलकर मगध का वो सीक्रेट सॉस बनाती हैं। ये तो एकदम साफ हो गया कि मगध की जीत कोई तुक्का नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति और प्राकृतिक फायदों का नतीजा थी। अच्छा, अभी आपने राजगृह की सुरक्षा की बात की थी। यहीं से एक सवाल बनाते हैं। जरूर। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि मगध की पहली राजधानी राजगृह किन 5 प्राकृतिक चीजों से घिरी हुई थी जिस वजह से उसे अभेद्य माना जाता था? इसका जवाब हमने कुछ ही देर पहले दिया है। ध्यान से सोचकर बताइए। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन संसाधनों का इस्तेमाल करके मगध को एक साम्राज्य बना दिया, यानी इसके राजवंश और राजा। हाँ, और परीक्षाओं के लिए ये हिस्सा सबसे जरूरी है, तो शासकों और उनके काम पर खास ध्यान देना होगा। शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये बुद्ध और महावीर के ही जमाने का था। इसका एक और नाम मिलता है, श्रेणियां या सेनिया। जी, जिसका मतलब होता है सेना रखने वाला। ये नाम ही बताता है कि स्थायी सेना का विचार यहीं से शुरू हुआ। और बिंबिसार ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए 2 रास्ते अपनाए, युद्ध और कूटनीति। युद्ध की नीति तो सीधी है। उसने अपने पड़ोसी अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया। इससे उसे चंपा का बंदरगाह मिला, जो व्यापार के लिए बहुत अहम था। लेकिन उसकी कूटनीति ज्यादा दिलचस्प है। वो सिर्फ शादियां नहीं थीं, वो उस जमाने की फॉरेन पॉलिसी थी। हाँ, उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को रिश्तेदार बना लिया। उसने 3 बड़ी शादियां की। कोसल की राजकुमारी महाकोशला से, वैशाली के लिच्छवी शासक की बेटी चलना से और पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी खेमा से। इसका मतलब उसने अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमा को बिना लड़े ही सुरक्षित कर लिया। एकदम सही। अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्व की तरफ लगा सकता था। और कोसल से तो उसे दहेज में काशी का क्षेत्र भी मिला था, जहां से बहुत ज्यादा टैक्स आता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण नीति का अंत हुआ जब उसका बेटा अजात शत्रु राजा बना, जिसका एक नाम कुनिक भी है। कहते हैं कि उसने अपने पिता को कैद करके या मारकर राजगद्दी हासिल की थी। और वो अपने पिता से कहीं ज्यादा आक्रामक था। आते ही उसने युद्ध शुरू कर दिए। हाँ, सबसे पहले उसका युद्ध कोसल से ही हुआ, जब उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि दुश्मन बन गए थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा और मुश्किल युद्ध था वज्जी संघ यानी वैशाली के खिलाफ। और ये युद्ध पूरे 16 साल तक चला। 16 साल एक शहर को जीतने के लिए। ऐसा क्या खास था वैशाली में? वैशाली एक बहुत मजबूत गणतंत्र था और वहां के लोग बहुत एकजुट थे। उन्हें सीधे सीधे हराना नामुमकिन था। तो अजातशत्रु ने क्या किया? उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपने मंत्री वशकार को वैशाली भेजा। अच्छा, वशकार ने वहां जाकर लिच्छवियों में फूट डाल दी, उनकी एकता को तोड़ दिया, और जब वो अंदर से कमजोर हो गए तब अजातशत्रु ने हमला किया। और इसी युद्ध में उसने अपने वो 2 खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए थे, है ना? बिल्कुल। इनके नाम परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। पहला, रथमूसल। ये क्या था? इसे समझिए एक ऐसा रथ जिसके पहियों में तलवारें लगी हों, जो भीड़ को चीरता हुआ निकल जाए। बाप रे। और दूसरा? दूसरा, महाशिलाकंटक। ये आज के कैटापुल्ट या तोप जैसा था, जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर किले की दीवारें तोड़ देता था। ये तो उस दौर के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, आप कह सकते हैं। इन हथियारों ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। अजातशत्रु के समय की एक और बड़ी घटना थी, पहली बौद्ध संगीति। हाँ, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजगृह में पहली बौद्ध सभा उसी के संरक्षण में हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पर बैठा। उसका सबसे बड़ा काम था गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाना और उसे मगध की नई राजधानी बनाना। ठीक है, यहाँ पर हर्यक वंश से जुड़ा एक आसान सा सवाल पूछ लेते हैं। अभी हमने चर्चा की कि एक शासक को सेनिया भी कहा जाता था, तो हमारा तीसरा सवाल है, किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता है और इसका क्या मतलब है? हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक था शिशुनाग। और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी? अवंती को जीतना।
मगध और अवंती के बीच लगभग 100 साल से दुश्मनी चली आ रही थी। तो इस जीत से क्या हुआ? इससे मध्य भारत का जो व्यापार मार्ग था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वो भी मगध के कंट्रोल में आ गया। शिशुनाग के बाद उसका बेटा कालाशोक राजा बना, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। जी, उसने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र में स्थापित किया और उसके समय में इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। दूसरी बौद्ध संगीति। सही कहा। तो ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगृह में और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय वैशाली में। अब आते हैं मगध के सबसे ताकतवर और विवादास्पद राजवंश पर, नंदवंश। विवादास्पद क्यों? क्योंकि इसे भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। और ये उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। इसका संस्थापक था महापद्म नंद। ये एक असाधारण व्यक्ति था। पुराणों ने उसे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी है, जिसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। हाँ, इससे पता चलता है कि उसने पुराने क्षत्रिय शासकों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसे एकराट यानी एकमात्र सम्राट भी कहा गया है। तो क्या हम उसे भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं? कई इतिहासकार उसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट मानते हैं। उसने कलिंग यानी आज का उड़ीसा तक का इलाका जीत लिया था। और उसकी सेना? उसकी सेना इतनी विशाल थी कि पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन कहा गया है, मतलब भयंकर सेना का मालिक। कहते हैं उसकी सेना में 2 लाख पैदल, 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी थे। इतनी बड़ी सेना। इसी वजह से शायद सिकंदर की सेना ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया था। बिल्कुल। नंदवंश का आखिरी राजा था धनानंद और वो सिकंदर का समकालीन था। अच्छा। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर के सैनिकों ने जब व्यास नदी के पार धनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन धनानंद अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत लालची था और जबरदस्ती भारी टैक्स वसूलता था। उसकी इसी अलोकप्रियता का फायदा उठाया चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उसे गद्दी से हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जी। नंदवंश से जुड़ा एक सवाल तो बनता है, क्योंकि इनकी उपाधियां अक्सर पूछी जाती हैं। तो हमारा चौथा सवाल है, नंदवंश के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक कहा गया है और क्यों? चलिए अब देखते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था, क्योंकि जीतना एक बात है और शासन करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, प्रशासन। मगध का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था और इसी ने मौर्य प्रशासन की नींव रखी। तो सबसे ऊपर तो राजा ही होता होगा। उसकी मदद के लिए कौन होता था? राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अलग अलग विभागों के लिए बड़े अधिकारी होते थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था। जैसे आज के सेक्रेटरी या मंत्री। हाँ, कुछ वैसा ही, जो न्याय, सेना, राजस्व जैसे काम देखते थे। और प्रशासन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? टैक्स सिस्टम कैसा था? टैक्स सिस्टम ही प्रशासन की रीढ़ था। किसानों से उनकी कुल उपज का 6वां हिस्सा, मतलब 16, टैक्स के रूप में लिया जाता था। इस टैक्स का कोई नाम था? हाँ, इस टैक्स का नाम था बलि। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसान 6 बोरी अनाज उगाता तो 1 बोरी राजा के खजाने में जाती थी, और इस टैक्स को वसूलने वाले अधिकारियों को बलि साधक कहते थे। और सेना? हमने सुना कि वो स्थायी थी। उसका ढांचा कैसा था? सेना को चतुरंग बल कहते थे क्योंकि उसके 4 अंग थे। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी। बिल्कुल, ये एक प्रोफेशनल आर्मी थी जिसे नकद वेतन मिलता था। सैन्य रणनीति में किलों को घेरना और नए नए हथियार बनाना भी शामिल था, जैसा हमने अजातशत्रु के मामले में देखा। ये सब सुनकर तो लगता है कि मगध का प्रशासन आज के सिस्टम से बहुत अलग नहीं था। नींव वैसी थी। चलिए, प्रशासन से जुड़ा आज का आखिरी और 5वां सवाल पूछते हैं। पूछिए। मगध साम्राज्य में किसानों से उपज का कितना हिस्सा बलि नाम के कर के रूप में लिया जाता था? तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि मगध का उदय किसी एक राजा का कमाल नहीं था। नहीं, ये एक परफेक्ट रेसिपी की तरह था, जिसमें सही भूगोल, लोहे जैसी टेक्नोलॉजी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर महत्वाकांक्षी राजाओं का तड़का था। बिल्कुल, मगध ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया, प्रशासनिक और सैन्य, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य ने और भी बड़े पैमाने पर लागू किया। तो मगध का उदय असल में भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। हाँ, छोटे छोटे राज्यों से साम्राज्यों के युग की शुरुआत।
इसने ही भारत को राजनीतिक रूप से एक करने का रास्ता दिखाया। आज के लिए इतना ही, पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। धनानंद के पास विशाल सेना थी, फिर भी चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। उन्होंने सीधे युद्ध की जगह कूटनीति, जासूसी और धनानंद के ही लोगों को तोड़ने की रणनीति अपनाई। ये हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ सेना की संख्या में नहीं होती। इस पर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।